हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज़ द पार्ट 9th ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के 8 वीडियोस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने नेशनलिज़म किस तरीके से नेशनलिज़म का विकास हुआ विद इन यूरोप में। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रांस को देखा, आफ्टर दैट हम लोगों ने पोलैंड, पोलिश गवर्नमेंट, ठीक है, एंड अदर कंट्रीज़ के बारे में देखा कि किस तरीके से रेवोल्यूशनरीज़ ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। इटली में गैस्पी मैजनी ने वर्क किया। तो इससे पहले की जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो रोमांटिज़म का कंसेप्ट है वो यूरोप में फैला। नेशनलिज़म ने, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने नेशनल फीलिंग को डेवलप करने के लिए रोमांटिक इमेजिनेशन का सहारा लिया। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। देखिए, हंगर का मतलब होता है भूख, हार्डशिप का मतलब परेशानियाँ, जब हमारी लाइफ में परेशानियाँ आ जाती हैं, एंड रिवोल्ट्स का मतलब होता है क्रांतियाँ। तो देखिए, जब लोगों के सामने हंगर आया, हंगर की वजह से हार्डशिप आई, और हार्डशिप के बाद में पॉपुलर रिवोल्ट्स स्टार्ट हुई। तो इन तीनों का कैसे कोरिलेशन है आपस में, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। द 1830 वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ये चीज़ बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। 1830 के जो साल थे, ठीक है, 1830 वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का जो टाइम था वो यूरोप में काफ़ी कठिनाइयों भरा था। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समस्याएं थीं लोगों के पास में। The first half of the 19th century saw an enormous increase in the population of all Europe. 19th century के फर्स्ट हाफ में ऐसा देखा गया कि यूरोप की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। इनॉर्मस इंक्रीज़ देखा गया, बहुत तेज़ी से जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ रही थी यूरोप की। इन मोस्ट कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर क्षेत्रों में क्या था कि एम्प्लॉयमेंट कम था और रोज़गार ढूंढने वाले ज़्यादा थे। मोस्ट कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर ऑफ जॉब को ढूंढने वाले लोग ज़्यादा थे और एम्प्लॉयमेंट कम था। तो population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slum। अब क्या था, जो गांव की, ग्रामीण जो जनसंख्या थी, रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन थी, वो माइग्रेट होने लगी। माइग्रेट का मतलब प्रवास, मतलब जाने, शहरों की तरफ जाने लगी। माइग्रेटेड टू सिटीज़, शहरों की तरफ माइग्रेट होने लगी। किस लिए? टू लिव इन क्राउडेड स्लम, जो भीड़ वाली बस्तियां थीं। ओवर क्राउडेड जो स्लम्स होती हैं, जो शहरों में रोड के किनारे स्लम एरिया होता है, जो बस्तियां होती हैं जिसमें लोग अपना छोटे छोटे झुगड़ियों में रहते हैं। तो स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वर ऑफन फेस विथ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे टाउन के, अब उनके सामने जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास मशीनें नहीं थीं, और वो जो इंग्लैंड से बन के सामान आता था वो उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते थे। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। अब आपको पता ही है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा एडवांस था। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन, आपको पता है, जिस समय ब्रिटेन का शासन भारत पे था, उसी समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। कॉटन इंडस्ट्री, ब्रिटेन से पहले सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भारत के पास थी, लेकिन ब्रिटेन ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उसको अबोलाइज कर दिया और उसका सारा बेनिफिट ब्रिटेन को मिला। तो ब्रिटेन के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे थे छोटे छोटे जो कंट्रीज़ थे। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और ज़्यादातर ये किसके उत्पादन में हो रहा था? टेक्सटाइल प्रोडक्शन में हो रहा था, विच वॉज कैरीड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मशीन्ड। अब आपने देखा कि ज़्यादातर जो ये कंपटीशन था ये किस में हो रहा था? टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, कपड़े के उद्योग में हो रहा था इस तरीके का कंपटीशन, क्योंकि ब्रिटेन के पास बड़े बड़े कारखाने लग चुके थे और अदर कंट्रीज़ के पास ऐसा नहीं था। इन दोज रीजन्स of Europe where the aristocracy still enjoy power and peasant struggle under the burden of feudal dues and obligation। और ये जो क्षेत्र थे यूरोप के, यहाँ पे अभी भी अरिस्टोक्रेसी काम कर रही थी। अरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर। कुछ रीजन्स में यूरोप के
1830 तक एरिस्टोक्रेसी की पावर चल रही थी। पीजेंट जो हैं वो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज़ एंड ऑब्लिगेशन। किसानों के ऊपर कई प्रकार के फ्यूडल ड्यूज़ लगे हुए थे, ऑब्लिगेशंस थे, जिसकी वजह से किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा था। द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। अनाजों की कीमतें बढ़ जाने की वजह से, द राइज ऑफ फूड प्राइजेस, यू कैन सी हेयर कि अनाजों की कीमतें बढ़ जाने की वजह से, ठीक है। द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, देखिए अनाजों की कीमतें बढ़ जाने की वजह से, या अगर किसी साल बैड हार्वेस्ट हो गई, फसल ख़राब हो गई, तो जिसकी वजह से शहरों में बहुत तेज़ी से भुखमरी फैल गई, लोगों को अनाज उपलब्ध कराना मुश्किल होने लगा। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर, 1848 एक ऐसा ही साल हुआ, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा ही ईयर हुआ 1848। तो 1848 में इस तरीके की समस्याएं लोगों को देखनी पड़ी। वॉज सच a year, food shortage and widespread unemployed brought the population of Paris out on the road। अब पेरिस में क्या हुआ? पेरिस आपको पता है, पेरिस इज़ द सिटी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का शहर है। फूड शॉर्टेज की वजह से वाइडस्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत तेज़ी से बेरोज़गारी बढ़ गई, और इस बेरोज़गारी की बढ़ने की वजह से जो पेरिस की पॉपुलेशन थी आउट ऑन द रोड्स, वो सब सड़कों पे आ गई, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली। अब वो सब राजा के विरोध में सड़कों पे उतर आई, क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार भी नहीं था और खाने के लिए फूड भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने रोड पे आके विरोध करना शुरू किया। और उस समय आपको ये याद रखना है कि 1848 में फ्रांस का जो किंग था वो लुइस फिलिप था, और लुइस फिलिप को इस जनता की डर की वजह से भागना पड़ा, छुप के भागना पड़ा लोगों की डर की वजह से, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं ये रिवोल्ट, पॉपुलर रिवोल्ट, ये देखिए रिवोल्ट में लोग कैसे रोड पे आ गए हैं और हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो पीजेंट अपराइजिंग 1848 की जो किसानों की अपराइजिंग थी, उसका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल अबव 21 एंड गारंटी द राइट टू वर्क। जो नेशनल असेंबली थी, अब उसने प्रोक्लेम किया, ठीक है, अब उसने प्रोक्लेम किया कि वो सबको, जितने भी एडल्ट मेल हैं, अगर वो 18 ईयर से ऊपर के हैं तो उन्हें क्या दिया जाएगा? राइट टू वर्क की गारंटी दे दी गई। 1848 की इस क्रांति के बाद में जो नेशनल असेंबली थी, उसने क्या प्रोक्लेम किया कि 21 एडल्ट जितने भी हैं, मतलब 21 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, उन्हें गारंटी दी गई कि राइट टू वर्क मिलेगा, मतलब काम दिया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप सेटअप की जाएंगी, नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, नेशनल वर्कशॉप प्रोवाइड करी जाएंगी लोगों को रोजगार देने के लिए, ठीक है। तो अर्लियर इन द, उससे पहले का आप देखते हैं, तो ये तो 1848 में किस वजह से क्रांति हुई, रिवोल्ट हुई, क्यों? क्योंकि लोग परेशान हो गए थे, किससे? अनाजों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, और जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा था, तो लोगों ने विरोध किया। तो इससे पहले देखते हैं कि क्या हुआ जिसकी वजह से धीरे धीरे इतनी वर्स कंडीशन होती गई। तो अर्लियर इन 1845, देखिए इससे पहले की जो घटना है वो 1848 की है, और ये उससे 2 साल पहले का है, 1845 का। तो पहले, इससे पहले 1848 से 2 साल पहले, अर्लियर इन 1845 weavers in Silesia had led a revolt against contractor who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payments। अब आपने देखा 1845 में सिलेशिया विलेज था, वहाँ के वीवर्स क्या करते थे, वहाँ के वीवर्स ने एक रिवोल्ट की थी, एक क्रांति की थी, किसके अगेंस्ट में? कॉन्ट्रैक्टर के, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके अगेंस्ट में। ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे कि रॉ मटेरियल
इन लोगों को सप्लाई करते थे और इन्हें ऑर्डर देते थे कि फिनिक्स टेक्सटाइल करें, मतलब कपड़े को बुनना, कलर करना, तो ये सारी चीज़ें ये सिलेशिया विलेज के लोग करते थे। लेकिन ये लोग फिनिश गुड तो इनसे ले लेते थे, बट उसका पैसा बहुत रिड्यूस करके देते थे, पेमेंट्स जो हैं वो रिड्यूस कर देते थे। तो द जर्नलिस्ट Wilhelm Wolf describe the event in a Silesia village as follow। अब एक यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट का मतलब होता है जो न्यूज़ पब्लिश करते हैं जो लोग, तो एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था वेलहेम वोल्फ। उन्होंने इस घटना को, जो सिलेशियन विलेज में जो घटना हुई, उस इवेंट का वर्णन इस प्रकार से किया, उसको हम लोग नीचे देखेंगे। इन दीज विलेजेस विथ 18,000 इनहैबिटेंट, इस गांव में लगभग 18,000 लोग रहते थे जो कि कॉटन वीविंग का काम करते थे। कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइडेस्ट फेयर ऑक्यूपेशन। इस गांव के लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन था वो कॉटन वीविंग का था, कपड़ों को बिनते थे, कॉटन के कपड़ों को। द माइजरी ऑफ द वर्कर इज़ एक्सट्रीम, और इन लोगों का जो दुख था, वर्कर्स जो थे, जो कपड़े का काम करते थे, वीवर्स थे, उनका सबसे बड़ा मतलब उनका दुख बहुत ज़्यादा था, उनकी माइजरी बहुत ज़्यादा थी, कठिनाइयाँ ज़्यादा थीं। द डिस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइजेज ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। अब इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने फ़ायदा उठाया, वो इसका फ़ायदा उठाते थे और इन बुनकरों को बहुत कम पैसा देते थे, ऑर्डर देते थे, और उसके बाद में जब वस्तुएं बनके तैयार हो जाती थी उसका बहुत कम पैसा इन बुनकर्स को दिया जाता था। ऑन 4 जून एट 2 PM, देखिए 4 जून को 2 बजे क्या हुआ, दोपहर में, On 4 June at 2 PM, a large crowd of weavers emerged from the houses of the merchants in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages। 4 जून को 2 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ जो थी वीवर्स की, वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके घरों में उन्होंने मार्च किया और ये डिमांड की कि उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए। दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। अब इन लोगों ने धमकियां देना स्टार्ट किया, धमकाना स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्टर को। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, सैम्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स फर्नीचर प्रोग्लेम। और इसी के साथ एक जो ग्रुप था, एक ग्रुप ने क्या किया, तोड़फोड़ मचानी स्टार्ट कर दी। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के हाउस हैं उन्हें ज़बरदस्ती हाउस से निकाला गया, उनके फर्नीचर्स तोड़े गए, विंडो तोड़ी गई। तो इस तरीके से ये लोग रिवोल्ट करने लगे। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, और एक दूसरे ग्रुप ने बुनकर्स के क्या किया, स्टोर हाउसेस को तोड़ दिया, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर सामान को स्टोर करके रखते थे उसको तोड़ दिया, और वहाँ से जो क्लॉथ्स की स्टोर रखा हुआ था, कपड़े रखे हुए थे, उनको सबको प्लंडर्स कर दिया। तो द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज। अब कॉन्ट्रैक्टर डर की वजह से, इतनी बड़ी रिवोल्ट हो गई और कॉन्ट्रैक्टर डर की वजह से अपना बचाव करने के लिए उस समय भाग गए, फ्लीड हो गए, अपने परिवारों के साथ में भाग गए, पड़ोसी गाँव में, आसपास के गाँव में भाग गए। हावेवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन, और उसके हावेवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन, तो ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर। उसके बाद में ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे ये 24 घंटे बाद आए एंड री-क्वेश्चन द आर्मी, और किसके साथ में आए, आर्मी के साथ में आए। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शूट, और उसके बाद में 24 घंटे के बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में जो आर्मी आई, उन्होंने लगभग इस क्रांति को दबाने के लिए लगभग 11 वीवर्स को मार दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो रिवोल्ट्स थी ये 1845 में एक ऐसी घटना हुई थी सिलेशिया विलेज में। अब उसी को फॉलो करके 1848 में भी जो लोग थे वो सड़कों पे उतर आए और उन्होंने इसी तरीके की एक्टिविटीज़ की। ऑफिसर्स को, जितने ऑफिशियल्स बिल्डिंग थी उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से रिवोल्ट यहाँ पे हुई। अब अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि 1848 में रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जो लिबरल्स थे उन लोगों ने किस प्रकार से रेवोल्यूशन को लीड किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।